और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज बृजभूषण सिंह शरण रख सकते हैं अपना पक्ष। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह शरण, जो अपना पक्ष आज रख सकते हैं। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बृजभूषण सिंह पर दरअसल यौन उत्पीड़न के कई आरोप लगे हैं। महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह। देखिए, अब से पहले भी कहा जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हालांकि उस दौरान अपना पक्ष नहीं रहा, लेकिन बयान लगातार सामने आए थे बृजभूषण शरण सिंह की ओर से कि अगर एक भी आरोप साबित होता है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। तो देखिए, कई गंभीर आरोप जो हैं वो लगे हैं बृजभूषण शरण पर, और आज संभव है कि वो अपना पक्ष मीडिया के सामने आकर रख सकते हैं। हालांकि जब से उन पे आरोप लगे हैं उसके बाद लगातार वो मीडिया के सामने आते रहे हैं और अपनी बात रखते रहे, लेकिन लगातार ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पूरी जानकारी वो दे सकते हैं। और वो कह भी चुके हैं कि अगर मैंने बोला तो फिर तूफान आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए आज सार्वजनिक तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। अब से पहले अलग अलग कहा जा सकता है कि मीडिया के थ्रू अपने बयान जो है, अपना पक्ष जो है बृजभूषण शरण सिंह रखते आए हैं। हालांकि देखिए, खिलाड़ियों का धरना जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन खिलाड़ियों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि ना सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दें, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इसके लिए देखिए 7 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है जिसमें तमाम बड़े चेहरे हैं। तो चलिए कुछ चीजें आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यह विवाद आगे बढ़ा है। विवादों में घिरे बृजभूषण सिंह शरण बीजेपी से वर्तमान में सांसद हैं। बृजभूषण सिंह यूपी के कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं और 6 बार वो सांसद चुने जा चुके हैं। आपको बता दें कि महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है बृजभूषण शरण पे। और ऐसे में बता दें कि रांची में एक थप्पड़ कांड को लेकर भी विवादों में रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, और अक्सर अपने बयानों की वजह से भी वो सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दें कि युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ने का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था बृजभूषण शरण का। बहरहाल देखना यही है कि आज क्या पक्ष रखते हैं, क्योंकि कई सारे आरोप लगे हैं बृजभूषण शरण सिंह पर, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सारे आरोप झूठे हैं। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि पहलवानों के धरने के बाद खेल मंत्रालय ने एक्शन लिया है। कुश्ती संघ के अतिरिक्त सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, पहलवानों का धरना खत्म हो गया है और उसके बाद खेल मंत्रालय ने एक्शन लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को सस्पेंड किया गया है। तो खेल मंत्रालय भी देखिए इस मामले को लेकर पूरी तरीके से एक्शन में है। और आपको बता दें कि धरना तो खत्म हुआ जब खेल मंत्री ने आश्वासन दिया, उसके बाद और आज अपना पक्ष जो है डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष वो रखने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया और कुश्ती महासंघ के अतिरिक्त सचिव को सस्पेंड करने का फैसला खेल मंत्रालय ने लिया। बिल्कुल, विनोद तोमर को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, जिस तरह से एक के बाद एक आरोप लग रहे थे, खिलाड़ियों का ये तक कहना था कि पूरी जो फेडरेशन है उसे भंग किया जाए। यहाँ पर सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी फेडरेशन को भंग किया जाए, क्योंकि उनके जानने वाले देश की अलग अलग जहां पर भी ये फेडरेशन काम कर रही हैं उसमें है। लेकिन इस बीच देखिए, खेल मंत्रालय लगातार कह रहा था कि एक्शन लिया जाएगा, और ये एक बड़ी खबर है। पहलवानों की शिकायत पर खेल मंत्रालय ने एक्शन लिया है। कुश्ती महासंघ के अतिरिक्त सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि आज भारतीय कुश्ती महासंघ की बैठक होने वाली है। बैठक में जनरल काउंसिल के 54 सदस्य शामिल होंगे। तो आज भारतीय कुश्ती महासंघ की बैठक होने वाली है, यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। काउंसिल के जो 54 सदस्य हैं इस बैठक में शामिल होंगे।
बिल्कुल, गोंडा के एक निजी होटल में ये बैठक होनी है। नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता को लेकर ये बैठक होगी। बैठक से ब्रजभूषण शरण सिंह दूर रहने वाले हैं। तो भारतीय कुश्ती महासंघ की बैठक, नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता को लेकर ये बैठक होनी है। हरियाणा और दिल्ली के कुछ खिलाड़ियों ने दरअसल बॉयकॉट किया था। तो आपको बता दें कि जो जनरल काउंसिल है उसके 54 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, ब्रिजभूषण शरण सिंह इस बैठक से दूरी बनाए रखेंगे। पहले दिन 400 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो ये बड़ी खबर है। बैठक में जनरल काउंसिल के 54 सदस्य शामिल होंगे, लेकिन ब्रिजभूषण शरण दूरी बनाए रखेंगे। आज ये बैठक गोंडा में होने वाली है। तो हरियाणा और दिल्ली के कुछ खिलाड़ियों ने इसका बॉयकॉट किया था। जनरल काउंसिल के 54 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीएनजी बोट रैली का शुभारंभ होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री इसका शुभारंभ करने वाले हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। संयुक्त रूप से सभी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वाराणसी में विश्व का पहला सीएनजी स्टेशन बनाया गया है। गंगा नदी के किनारे नमो घाट पर इसे बनाया गया है। सीएनजी स्टेशन गंगा के जरिए ग्रीन एनर्जी का संदेश देने की कोशिश है। बोट रैली में सीएनजी युक्त 100 नौकाएं शामिल होंगी। तो अब देखिए, हम आपको यह भी बता रहे हैं कि क्यों खास है ये बोट रैली। तो आपको बता कि ईंधन के बढ़ते दामों को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि गंगा नदी प्रदूषित ना हो, इसको भी लेकर एक कोशिश है। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने की भी कोशिश है। अन्य ईंधन की तुलना में अधिक ये ईंधन सुरक्षित है। और अभी गुजरात के गांधीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है। आज G20 के तहत बिजनेस 20 की बैठक होने वाली है। गुजरात के गांधीनगर से ये बड़ी खबर, जहां पर ये अहम बैठक हो रही है। G20 के तहत ही बिजनेस 20 की बैठक हो रही है। आपको बता दें कि B20 बैठक के उद्घाटन समारोह में कई दिग्गज मौजूद रहेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सीएम भूपेंद्र पटेल, भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन इसमें शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से पहले नीतिगत सिफारिशों की तैयारी है। गुजरात में 15 और कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। G20 देशों के 150 से अधिक उद्योगपति भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। गुजरात के गांधीनगर में ये अहम बैठक जो है वो रखी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसमें मौजूद रहेंगे। शिखर सम्मेलन से पहले नीतिगत सिफारिशों की तैयारियां दरअसल चल रही हैं। इसी में G20 के तहत बिजनेस 20 की बैठक रखी गई है। तो चलिए कुछ चीजें आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश करते हैं। B20 बैठक आज होने वाली है गुजरात में गांधीनगर में। इसमें आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल होंगे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसमें शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, बता दें कि कई मायनों में ये बैठक जो है वो अहम रहने वाली है। सीएम भूपेंद्र पटेल भी इसमें शामिल होंगे। भारत के अगर हम कहें तो कई बड़े ऐसे संघ हैं, कई बड़े चेहरे हैं, कई बड़े उद्योगपति हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, तो शिखर सम्मेलन से पहले ये बैठकें जो हैं वो लगातार अलग अलग जगहों पर की जा रही हैं। भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसीलिए ये बैठकें जो हैं वो बेहद अहम हो जाती हैं। और इसी G20 की बैठक के तहत ही बिजनेस 20 की बैठक होने वाली है। तो कई देशों के यहाँ पे बिजनेसमैन जो हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव ये दोनों इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं।
बिल्कुल, और 15 और कार्यक्रम ऐसे हैं जिनका आयोजन किया जाएगा। वहीं एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि 28 जनवरी को पीएम मोदी मिशन राजस्थान की शुरुआत करने वाले हैं। भीलवाड़ा में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह बड़ी खबर आपको बता दें, 28 जनवरी से पीएम मोदी मिशन राजस्थान पर जुटने वाले हैं। जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। पुलिस के अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। पीएम मोदी मालासेरी डूंगरी का भी इस दौरान दौरा करेंगे। तो पीएम मोदी मिशन गुजरात की शुरुआत कर रहे हैं। 28 जनवरी को इस मिशन की शुरुआत होने वाली है, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान में क्योंकि चुनाव होने हैं, इन मायनों में अगर देखा जाए तो पीएम मोदी का ये दौरा कई तरह से अहम रहेगा और इसी से मिशन राजस्थान की शुरुआत होगी। भीलवाड़ा से देखिए इसकी शुरुआत हो रही है। गुर्जर समुदाय के लोगों के जो पवित्र स्थान मालासेरी डूंगरी है, वहां भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी यहां के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भगवान देव नारायण का जन्म स्थल है मालासेरी डूंगरी। कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी कर सकते हैं। तो इसी साल यानी 2023 के आखिर में यानी कि नवंबर के करीब यहां चुनाव होने हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन राजस्थान में जुटने वाले हैं। 28 तारीख से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि यूपी बीजेपी कार्य समिति की आज अहम बैठक होनी है और सीएम योगी इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर एक अहम बैठक है। यूपी बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक रखी गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेश भर के करीब 700 पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। मिशन 2024 को लेकर यूपी बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करने जा रही है। संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा की जाएगी। यूपी बीजेपी का मिशन 2024 किन किन बातों पर नजर रहेगी, देखिए ये तो बहुत दिलचस्प है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और लोकसभा चुनाव के लिए जनता के बीच कैसे जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी इस बैठक में। 26 जनवरी तक सभी राज्यों में, मतलब पूरे राज्य की अगर बात कर ली जाए तो कार्य समिति का कार्य पूरा करना है। बैठक में आगामी कार्य योजना को पटल पर रखा जाएगा। 5 फरवरी तक जिला कार्य समिति का कार्य पूरा करना है। 12 फरवरी तक मंडल कार्य समिति को पूरा करना है अपना काम। तो बीजेपी अब देखिए मिशन 2024 में पूरी तरीके से जुट चुकी है। 2023 की अगर बात की जाए तो करीब 9 राज्यों में चुनाव हैं और उसे एक सेमीफाइनल के तौर पर बीजेपी ले रही है और उसके बाद 2024 की अगर बात की जाए तो फाइनल मुकाबला, और उसके लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हल्द्वानी के दौरे पर रहने वाले हैं। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो हल्द्वानी जा रहे हैं। बिल्कुल बड़ी खबर, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे और यहां पर वो एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे तक हल्द्वानी पहुंचने की संभावना है अखिलेश यादव की और ये भी कहा जा रहा है कि देर शाम तक वो वापस लखनऊ लौट आएंगे। हल्द्वानी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। दोपहर 1 बजे तक की माना जा रहा है कि वो हल्द्वानी पहुंच जाएंगे और उसके बाद देर शाम वो वापस लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो आपको बता दें अखिलेश यादव जो हैं वो हल्द्वानी के दौरे पर रहने वाले हैं और एक निजी कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए दोपहर 1 बजे तक हल्द्वानी पहुंच सकते हैं। इसके साथ खबरें ये भी हैं कि देर शाम तक वो वापस लखनऊ पहुंच सकते हैं। दरअसल एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, हल्द्वानी जा रहे हैं और दोपहर 1 बजे तक वो पहुंच जाएंगे। तो ये कार्यक्रम है एक, उसमें शामिल होने के लिए अखिलेश यादव हल्द्वानी जाने वाले हैं। इस बीच मुरादाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा बता दें आपको बड़ी खबर क्या है। हिंदू कॉलेज में बुर्का पहनने का विरोध हुआ है। सपा विधायक जियाउर रहमान ने बीजेपी पर निशाना साधा है। समाज में हल्का हल्का जहर घोल रही है बीजेपी। ये कहा जा रहा है किसी की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। विधानसभा में उठाऊंगा बुर्का का मुद्दा।
तो अब देखिए बुर्का के मुद्दे को लेकर सियासत जो है वो गर्माती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको याद होगा कर्नाटक में एक छात्रा बुर्का पहनकर जब कॉलेज गई थी तो विरोध हुआ था और तब से लेकर देश में कई जगह पर बुर्का पहनने को लेकर विरोध हुआ। दरअसल सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक संस्थानों में इसका विरोध देखा गया, क्योंकि कई संगठनों का यह कहना था कि बुर्का दरअसल स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे नहीं पहन के आना चाहिए। लेकिन इस पर अलग अलग तर्क नजर आए। फिलहाल मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुर्का पहनने का विरोध हुआ है। इस पर सपा विधायक ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी दरअसल हल्का हल्का जहर घोल रही है और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। देखिए, हमें अफसोस की बात है कि जो बीजेपी हल्का हल्का जहर घोल रही है समाज के अंदर, वो कहीं ना कहीं जाकर के अब कॉलेज के अंदर भी प्रवेश कर गया है और इससे पहले भी कर्नाटक वगैरह में वहाँ हो चुका है। लेकिन ये चीज़ जो मुस्लिम महिलाएं हैं हमारे इस्लाम के अंदर, मिसाल के तौर पे जैसे सिख समुदाय के लोग होते हैं, उनकी धार्मिक आस्था होती है, वो अपने बाल बड़े कर करके अपने पगड़ी बांधते हैं। तो जिसकी धार्मिक जो आस्था है उसके साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारा कहने का मकसद ये नहीं है कि हम ये कहें कि हिंदू समाज के लोगों की जो धार्मिक आस्था है उसको के ख़िलाफ़ कोई काम हो। अगर मुस्लिम समाज के अंदर ये चीज़ है कि पर्दा महिलाओं के लिए आया है, अगर वो पर्दे से अपना पहले से चली जा रही हैं, कोई अभी की तो है नहीं। जब से समाज बना है, जब से धर्म चल रहा है, तब से मुस्लिम महिलाओं के लिए हुक्म है शरई तौर पर कि उनको अपना जिस्म और चेहरा छुपाना चाहिए। उसके अंदर ये घिनौनी राजनीति करना, और ख़ास तौर से कॉलेज के अंदर करना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और इसकी मजम्मत करता हूँ। और जब वक्त विधानसभा शुरू होगी तो इस प्रकरण को लेकर के मैं इंशाल्लाह विधानसभा के अंदर भी आवाज़ को बुलंद करूँगा और मैं कहूँगी जो भी लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि वो किसी की धार्मिक आस्था को ठेस। उधर कानपुर के बिकरू गांव में हुए विभत्स हत्याकांड में कई पुलिस वालों ने अपनी जान गंवा दी थी। वहीं कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद कानपुर पुलिस ने एनकाउंटर में विकास दुबे को मार गिराया था। इस पूरे घटनाक्रम में एक जो नाम था वह नाम था खुशी दुबे का, जिसने इस पूरे घटनाक्रम के बाद यूपी की सियासत में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ली थी, या फिर ये कहें कि अहम रोल निभाया, क्योंकि खुशी दुबे विकास दुबे के सहयोगी अमर दुबे की पत्नी थी और अमर दुबे को भी एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अमर और खुशी की शादी को मात्र 1 या 2 दिन ही हुए थे और इसके बाद एक घटना घट गई थी, जिसको लेकर कानपुर पुलिस ने अब इस पूरे मामले में खुशी दुबे को 120 का मुलजिम बनाकर जेल भेज दिया था। उस रात क्या घटनाक्रम था कुछ बताएंगे प्लीज? भैया आईडी नीचे करिए, कुछ उस बारे में बताइए जिससे आपकी लाइफ का फेस बदल गया। तो खुशी दुबे को भी आप सुन रहे थे, बेहद अहम नाम उत्तर प्रदेश की सियासत में भी ये बनता जा रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।